सभी को नमस्कार। घड़ी परीक्षण के इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपने घड़ी परीक्षण के प्रथम वीडियो में लाभ उठाया हो। और इस जो वीडियो है उसके अंत में मैं है घड़ी परीक्षण से संबंधित एक शॉर्ट सेल्फ टेस्ट वो डालने वाला हूँ। आप उस सेल्फ टेस्ट की जो PDF फाइल को है लिंक से डिस्क्रिप्शन से है वो डाउनलोड कर ले, और साथ में मैं उसकी आंसर शीट भी आपको डाल रहा हूँ ताकि आप है उसे आंसर शीट जो सेल्फ टेस्ट की जो फाइल है उससे प्रश्न देख के उनको हल करें और फिर अपने उत्तरों को चेक कर ले। तो आज हम उससे पहले हमने घड़ी परीक्षण से संबंधित दो प्रकार के हमने जो प्रश्न थे उनको हमने हल करना सीख लिया था। एक है जब पहला कि जब दोनों एक कोई निश्चित समय दिया गया हो और उसमें घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करना हो। दूसरा जब दोनों सुइयां समान दिशा में हो या 360 डिग्री कोण बनाए या अतिव्यापन हो, उस स्थिति में आज हम देखें कि दोनों सुइयां हैं घड़ी की वो विपरीत दिशा में आए तो उस समय कितना बजेगा, कितना समय होगा। तो इसका भी सूत्र है कि सूत्र क्या है, प्रारंभ का समय ये इतना बजकर होगा, तो जो भी समय दिया होगा उसमें से प्रारंभिक समय लेना, अंतिम वाला समय नहीं लेना है। बजकर 60/11 गुणा प्रारंभ का समय +-6। तो यहाँ पर ये जो +-6 है वो दो समय बताता है, तो दो समय बताते हैं उसका हम प्लस माइनस कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। जब यदि ये समय 1 से 5 के बीच का हो तब हमें यहाँ प्लस का लेना है, और 6 से 12 के बीच का समय हो तो हमें माइनस का चिन्ह लेना है। तो ये बात आपको यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। एक तरीके से हम कहें आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न आया हुआ है कि 7 से 8 के बीच में दोनों जो सुइयां हैं यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब क्या, 180 डिग्री का कोण बनाए तब क्या समय होगा। तो प्रारंभिक समय यानी 7 बजकर ये तो लेना ही है, 60/11 ये भी लेना है, गुणा 7 माइनस यानी ये 7 क्या है, प्रारंभिक समय माइनस क्या था 6। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जो समय है वो 6 से 12 के बीच का है। अगर 1 से 5 के बीच का होता तो हम प्लस लेते हैं। तो प्रारंभिक समय -6, तो देखें 7 में से 6 गया तो कितना रहा, 1 रहा। तो 1 को 60/11 से गुणा किया तो 60/11 ही रहा। तो 60/11 को अगर हम इस रूप में देखें तो 5 से ही 5/11 मिनट है, तो अपना आंसर हो गया। उसी प्रकार हम देखें कि 5 से 6 के मध्य और 6 से 7 के मध्य दोनों सुइयां विपरीत दिशा में नहीं होती हैं। केवल जब 6 बजती है तभी दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ विपरीत दिशा में होती हैं, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, अन्यथा विपरीत दिशा में नहीं होती हैं। आगे हम देखें अगले तरीके का क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन को है वो मैं एक सेल्फ टेस्ट दूंगा, उसमें इससे संबंधित परीक्षण और प्रश्न मिल जाएंगे, आप उसको हल करें, अच्छा लगेगा आपको। तो चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन है कि दोनों सुइयां लंबवत होने यानी 90 डिग्री कोण बनाए तो उस समय क्या स्थिति होगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो घड़ी की जो दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, 2 बार। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 1 घंटे में 2 बार। और 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटों में 44 बार। तो अतः यहाँ क्या होगा, समय भी 2 होगा। 1 घंटे में 2 बार लंबवत हो रही तो समय भी क्या होगा, दो बार आएगी। इतनी बजे लंबवत हुई, फिर इतनी बजे लंबवत हुई, तो 1 घंटे में 2 बार लंबवत होने वाली है। तो जो समय दिया होगा वो तो प्रारंभिक समय तो लेना ही है, और साथ में 60/11 ये तो लेना ही है, और गुणा प्रारंभिक समय +-3। वहाँ क्या था, +-6 था, यहाँ + क्या है, 3 है। बात वही है, बाकी और सेम फॉर्मूला सेम ही है, +-3 है। यहाँ +-3 में यहाँ ये नहीं लेना है कि प्लस कब लें माइनस कब लें, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना। वहाँ जो विपरीत दिशा में था उस समय क्या था कि एक बार प्लस लेना एक माइनस कब है, जब 1 से 5 के बीच का समय हो तब प्लस लेना था, और 6 से 12 के बीच का समय हो तब माइनस लेना था। और यहाँ एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, 2 उत्तर होने वाले हैं 1 घंटे में। तो हम देखें अगला प्रश्न बन रहा है कि 6 से 7 के मध्य दोनों सुइयां कब समकोण बनाती हैं। तो 6 से 7 के बीच में हम देखें तो 6 बजकर, तो 6 वाला आ गया। अब आगे हम देखें 60/11 गुणा
कितना रहा 6 प्लस माइनस 3, तो एक बार प्लस ले लेंगे 6 3 कितने हो गए 9, 9 छंगाड़ी 54, 511 और 49 से 1/11 मिनट, तो ये हल हो गया। दूसरा अब माइनस ले लेंगे तो 6 माइनस 3 3 रह गया, 6 3 18 180 और इसको हम सरल करेंगे 16 से 4/11। तो ये दो समय हो जाएंगे जब दोनों आपस में क्या होंगे लंबवत होने वाले हैं। क्यों? विपरीत दिशा में 1 घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होती है, परंतु लंबवत दिशा में 1 घंटे में 2 बार होती है, तो इसलिए 2 समय होंगे। अब जो पांचवें तरह का जो प्रकार बनता है वो क्या आता है कि दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी का समय। दर्पण प्रतिबिंब में तो हम जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब क्या करता है। दर्पण किसी वस्तु, चित्र या मनुष्य की साइड बदलता है, यानी दाएं को बायां और बाएं को दायां करता है, यानी बाएं को दायां और दाएं को बायां बनाता है। ऐसे प्रश्नों को घड़ी के 2 चित्र बनाकर आसानी से हल कर सकते हैं। सूत्र विधि भी है वो भी बताऊंगा, और सामान्य विधि जो जिसमें 2 चित्र बनाना है और हल हो जाएगा। पहले चित्र में वास्तविक समय बनाना और दूसरे चित्र में घड़ी की सुइयों की साइडें बदल देंगे, जिससे हमें दर्पण पर समय ज्ञात हो जाएगा। दर्पण का समय ज्ञात हो जाएगा। सुई दर्पण में सुई का दायां बायां बदल जाता है, परंतु सुई की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो यथावत रहने वाली है। तो ये ध्यान रखना, दायां बायां हो सकता है कि दाईं ओर था 6 की, या इस 9 की तरफ थी सुई, तो प्रतिबिंब में किधर की आ जाएगी 3 की तरफ आ जाएगी, या 3 की तरफ थी सुई तो वो 9 की तरफ आ जाएगी। परंतु दाएं बाएं ऊपर नीचे वाले में उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। दाएं बाएं नहीं, ऊपर नीचे वाले ऊंचाई में कोई फर्क नहीं होने वाला, दाएं बाएं में तो फर्क होगा ही। यदि दर्पण का समय दिया गया हो तो हम पहले दर्पण की घड़ी का चित्र बनाएंगे। कह रही दर्पण में इतना बज रहा है तो पहले दर्पण का बना लो, और कहीं घड़ी में इतना बज रहा है तो पहले घड़ी का बना लो। तो अब देखें आगे अगला प्रश्न, यदि घड़ी में 4:40 हो रहे हैं बजे हैं तो दर्पण में कितना समय होगा। हम 4:40 का हम ये वास्तविक घड़ी का चिन्ह बनाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे तो मिनट की सुई होगी वो कहाँ आएगी 8 पर आएगी, और घंटे की जो सुई होगी वो क्या होगी 4 और 5 के बीच में होगी। तो अब हम इनकी साइडें बदलेंगे, तो जो मिनट वाली सुई 8 है, 8 का उधर साइड चेंज होगी तो कैसा होगा, तो 8 का जो साइड चेंज होगी तो 8 की उधर स्थिति कहाँ होगी 4, यहाँ 11 की उधर स्थिति कितनी होगी 1 पर, ये 10 की स्थिति उधर कितनी होगी 2 पर, 9 की स्थिति 3 पर, 8 की स्थिति 4 पर, 7 की स्थिति कहाँ होगी 5 पर। विपरीत इसका 1 का 11 पर आ जाएगी, 2 का है 2 पर है तो 10 पर आएगी, 3 पर है तो 9 पर, 4 पर है तो 8 पर दिखाई देगी, और 5 पर है तो 7 पर दिखाई देगी। ये साइड चेंज होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इधर जो होगी उनकी इधर आ जाएगी, दायां का बायां होने वाला है। तो यहाँ मिनट वाली सुई 8 पर है तो उधर जाकर किधर आ जाएगी 4 पर आ जाएगी। अब यहाँ देखो कि जो घंटे वाली सुई है वो 4 से 5 के बीच में, तो हम देखें यहाँ जो बीच में 6 है, 6 से कितना दूर है 1 घंटा, तो 1 घंटा तो ये हो गया 7। अब 1 घंटा इधर था 5, अब 5 से 4 के मध्य, तो 1 घंटा इधर 7 है, अब 7 से किसके बीच में होगा 8 के मध्य होगा, तो 7 से 8 के मध्य हो गए, तो ये सुई 7 से 8 के मध्य यहाँ आ गई, और मिनट वाली सुई जहाँ 8 प्रति इधर उधर क्या आ जाएगी 4 बजे। इस प्रकार हम देखें कितना बज गया समय, घंटा 7 से थोड़ा आगे, इसका मतलब 7 बजे हैं, और 4 पर इसका मतलब कितना हो 7:20 हो रहे हैं। तो ये सामान्य सी चित्र विधि है, इससे हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। वास्तविक घड़ी में मिनट की सुई बाईं ओर थी, आप देखें बाईं ओर थी, अब वो उसकी स्थिति में कौन सी स्थिति में आ जाएगी दाईं ओर नजर आएगी, बायां का कहाँ जाएगा दायां आ जाएगा। और घंटे की सुई जो दाईं ओर थी वो किधर आ गई, अब दर्पण में बाईं ओर नजर आएगी। यदि मिनट और घंटे की सुई अगर 6 और 12 पर हैं तो दर्पण समय और वास्तविक समय में कोई अंतर नहीं होगा। यानी क्या होगा, मान लो कि 6 बज रहे हैं तो घंटे की सुई 6 की तरफ होगी, मिनट की सुई क्या होगी 12 की तरफ होगी। तो अब इसको अगर हम देखें प्रतिबिंब देखें दर्पण में, तो दर्पण में भी ये दिखना है, क्योंकि 6 का दर्पण में भी 6 आएगा और 12 का दर्पण में 12 ही आएगा। इसी प्रकार अगर पूरे 12 बजे हैं तो 12 बजे दोनों सुइयाँ 12 पर ही होगी, तो दर्पण में देखें तो भी 12 ही
नजर आएगी। तो उस स्थिति में वास्तविक समय और दर्पण समय में कोई अंतर नहीं होगा, केवल 2 बार स्थिति में होगी, बाकी अन्य में ये परिवर्तन आ जाएगा। आगे अगला अगर प्रश्न हम देख रहे हैं कि यदि जो दूसरी विधि है सूत्र वाली, वो डायरेक्ट हम सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें सूत्र याद रह जाए तो यदि समय 11 से 1 का है, समय कितना है 11 से 1 बजा रहा है, उस स्थिति को देखें, समय 11 से 1 हो रहा है, तो घड़ी या दर्पण के समय को हम क्या करेंगे 23:60 में से घटाएंगे। एंड 24 घंटा है, उसको हम 23:60 दिखाएंगे, तो उसको 23:60 में से घटा देंगे। और 11 से 1 के मध्य के अलावा अन्य कोई समय है, जैसे 2:05 या 6:08, जो भी समय है, घंटा 11 से 1 के मध्य नहीं होना चाहिए, घंटे की 11 से 1 के मध्य नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, चाहे घड़ी का समय दिया रखा हो या दर्पण का समय दिया रखा हो, उसको 11:60 यानी 12 बजे में से घटाना है। तो उसको घटा दें, तो घड़ी का समय दे रखा है तो दर्पण का आ जाएगा, दर्पण का समय दे रखा है तो घड़ी का समय आ जाएगा, वाइस वर्सा है दोनों। उदाहरण देखें, यदि घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, वही सेम वाला पीछे वाला उदाहरण जिसको हमने चित्र से समझा, तो दर्पण में कितना समय होगा, तो ये देखो 11 से 1 के मध्य के अलावा अन्य है, तो उसको हम क्या करेंगे 11:60 में से घटा देंगे। तो हम घटाएँ कैसे, तो 11:60 इधर है, उसमें से 4:40 घटा देंगे, 60 मिनट में 40 मिनट गया 20 मिनट, 11 में से 4 गया 7 मिनट, तो 7:20 नजर आएंगे। अगर हमें ये सूत्र याद रह जाता है तो बड़ी आसानी से बहुत जल्दी आंसर हो जाएगा। अन्यथा घबराने की आवश्यकता नहीं, हम चित्र वाली विधि से हमें थोड़ा सा 5-7 सेकंड ज़्यादा लगने वाला है, बाकी उसमें भी उत्तर आसानी से आ जाता है। दूसरा अगर प्रश्न देखें, यदि दर्पण में 11:40 हुआ, पहले वाले में घड़ी में दे रखा था वास्तविक, अब दर्पण में दिया हुआ और कितना दे रहा है 11 से 40 है, यानी 11 से 1 के मध्य का समय है, तो हम किस में से घटाएंगे 23:60 में से घटाएंगे। तो समय को 23:60 में से घटा देंगे 11:40 को, तो कितना बच गया 12:10 है, 12:20 सॉरी 12:20 का समय आएगा। तो इसको घटाने का तरीका भी ये दे रखा है। अब जो अगला छठे प्रकार का जो प्रश्न बन रहा है कि अगर घड़ी को उल्टी नजर आए या घड़ी को उल्टा कर दें, या उल्टा उसको कैसे दिखाएं, उल्टा दिखाने के लिए उस घड़ी का हम क्या करें प्रतिबिंब देखें, किसमें, पानी में। दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो साइडें चेंज हो जाएगी, पानी में प्रतिबिंब देखेंगे तो घड़ी उल्टी नजर आएगी, यानी ऊंचा वो नीचा हो जाएगा, नीचा ऊंचा होगा, इसमें साइडें परिवर्तित नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। दर्पण में साइडें बदलती है, इसमें ऊंचाइयाँ बदलती है, ऊंचा वो नीचे हो जाएगा, नीचा ऊंचा हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें पहली विधि, तो पहली विधि में हमें चित्र बनाना है। तो यदि किसी घड़ी में एक निश्चित समय दिया गया हो, जैसे 5:20 दिया हो, या 6:30 हो, 11:50 हो, और घड़ी के समय सूचक चिन्हों को मिटाकर घड़ी को उल्टा कर दें, या उसी घड़ी का जल में प्रतिबिंब देखें तो कितना समय आएगा। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक निश्चित समय दे दिया और कह कि उसके समय सूचक चिन्हों को मिटा दिया और फिर घड़ी को उल्टा कर दिया, तो बताइए कितना समय हुआ। या घड़ी का जल में प्रतिबिंब देखें तो कितना समय नज़र आएगा। तो हमने पढ़ा है कि जब दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें घड़ियों की साइडें यानी दायां बायां बदल जाता है, परंतु ऊंचाइयाँ यथावत रहती हैं। परंतु घड़ी को उल्टा करने पर क्या होगा, या उसका जल प्रतिबिंब देखें तो क्या होगा, ऊंचाइयाँ बदल जाती हैं और साइडें यथावत रहती हैं। जैसे यहाँ एक चित्र दे रखा है कि दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी के बराबर दर्पण घड़ी का चित्र बनाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब हम क्या करते थे, दर्पण बराबर में रखते थे, चित्र बनाते थे, दोनों घड़ियाँ वो समान बराबर खड़ी थी। परंतु उल्टी घड़ी या जल प्रतिबिंब हम देखें तो घड़ी हमें क्या बनाएगी, जो एक देर की है उसके या तो नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ। ऊपर वाला ये देर का है, नीचे जल हमने देखा है, जल में उसका प्रतिबिंब दिखा रखा है। तो ऊपर अगर हम वास्तविक बनाया तो नीचे उल्टी घड़ी का या जल प्रतिबिंब नीचे बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर हमने जल प्रतिबिंब बनाया तो नीचे वास्तविक बन जाएगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। परंतु हमें ऊपर नीचे ही बनाना है, उल्टे चित्र में, घड़ी के उल्टे प्रतिबिंब में या जल प्रतिबिंब में। यदि इस घड़ी में प्रश्न आ रहा है कि यदि घड़ी में 7:10 हुए और घड़ी उल्टी कर दें या उसका जल प्रतिबिंब देखें तो कितना समय प्रदर्शित होगा।
तो पहले हम देखो 7:10 बजाएंगे हम घड़ी में, वो हमारा वास्तविक चित्र होगा। ये 7:10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस घड़ी को उल्टा कर देंगे। तो ये देखो, ये जो है ये भाग अब ऊपर वाला भाग है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये तो सेम यही है, उसको घड़ी को हम ऊपर वाले भाग को यहाँ उस ऊपर उठा कर नीचे की तरफ लाएं, तो ये 12 वाला भाग जो ऊपर था अब कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। और ये 6 वाला भाग हो यहाँ यथावत रहना। ये क्रॉस मान लो आप, ये सेम है, इस दोनों को क्रॉस कर लो, ये सेम है। अब हम देखेंगे साइडें यथावत रहेगी, दाएं है तो दायां और बायां है तो बायां। तो इधर देखें ये दाईं ओर, ये घंटे वाला सुई है तो कितना, 1 घंटा और थोड़ा सा आगे। तो इधर से हम गिनेंगे 1 घंटा और थोड़ा सा आगे, तो 1 घंटा और बाकी जो है इसके बीच, अगले घंटे के बीच में ये सुई आ रही है ऊपर यहाँ, तो इधर भी आएगी। यहाँ नीचे था, नीचे अर्धांश में, या नीचे वाले अर्धांश में था ये सुई, अब ये ऊपर वाले अर्धांश में आ गई, यानी ऊंचाई बदल गई। दूसरे वाले में यहाँ देखें 10 पर था, तो यहाँ 6 से कितनी दूरी पर था, 1 2 3 4। तो इधर से 6 से हम 4 गिने, 1 2 3 4। तो यहाँ ये 10 और 11 के बीच में, और यहाँ 4 पर है, तो घंटा वाली सुई 10 पर, यानी 10 बज गए। और ये मिनट वाली सुई 4 पर है, तो इसके मतलब 20 मिनट, 10:20 हो गए। इसको अगर हम सूत्र विधि से भी करना चाहें तो आसानी से सूत्र विधि से भी कर सकते हैं। एक दूसरा देर का है कि जल प्रतिबिंब दिया और उसका घड़ी में वास्तविक कितना समय हो, तो हम ऊपर जल प्रतिबिंब दिखा कर नीचे वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यहाँ देखो 8:40 दिखा रखा है, ये रहा नीचे हमने 8:40 दिखा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये जो भाग कितना था, यहाँ 12 बज रहा था, अब यहाँ भी कितना है, 12 ही रहेगा या ज़्यादा होगा। तो ये भाग सेम रहना, हमें समय नहीं बताना है कि कितना है, ये 12 है कि नहीं है। यहाँ ये सारे समय बिंदु मिटे हुए हैं। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग अलग। अब इन भागों की हम तुलना करेंगे, तो दोनों ही सुइयाँ हैं वो से बाईं ओर हैं, तो इस बाईं ओर ही रहने वाले। हम देखेंगे कितनी दूरी पर है। तो पहला हम देखें घंटे वाली सुई, वो 8:40 पर है, तो 8:40 घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में है। तो इधर से देखें घंटे वाली सुई कितनी है, यहाँ इस सुई से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और 4, 3 और 4 के बीच में। तो इधर से हम 3 और 4 के मध्य लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो इस 3 और 4 के बीच में घंटे की सुई होगी, यानी समय कितना होगा, 9 तो बजेंगे। घंटे वाली सुई 9 और 10 के बीच में होगी, तो 9 तो बज गए। अब ये जो मिनट वाली सुई है वो कितनी दूरी पर है, 4 पर है। देखो यहाँ से 1 2 3 4, तो इधर भी यहाँ से गिन लेंगे ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ गिन रहे हैं तो इधर ऊपर की तरफ गिनेंगे 1 2 3 4। यानी यहाँ पर जो आती है वो कितना टाइम, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, तो 10 पर कितने मिनट होती है, 10 पर कोई आ जाती है तो 50 मिनट हो जाते हैं। तो 9:50 हो गए। इसको हम सामान्य सूत्र से भी कर सकते हैं। विधि क्या है, यदि मिनट का मान 30 या 30 से कम है, जैसे 8:10 हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 38 हो गया, यहाँ 30 तक हैं मिनट, तब हम क्या करेंगे, समय को 17:30 से घटा देंगे। टोटल समय आएगा उसको किस में से घटाएंगे, 17:30 से घटा देंगे। परंतु यदि मिनट का मान है वो 30 से ज़्यादा हो गया, जैसे 8:35 हो गया, 8:31 हो गया, 8:50 हो गया, 8:45 हो गया, तो जो मिनट मान है वो 30 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 5:30 यानी 17:30 की बजाय हम क्या करेंगे, 18:30, 1 घंटा थोड़ा अधिक दिखाएंगे, उसमें से घटाएंगे। या हम कह सकते हैं कि 17:90। तो यहाँ 17:30, 1 घंटा 60 मिनट और जोड़ दें, 30 और 60 क्या हो गया, 90। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 18:30 भी कर सकते हैं और 17:90 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ 10 बजे 7:10, यहाँ मिनट मान 10 है, 30 से कम है, तो 17:30 में से घटाएंगे। तो 17:30 माने 7:10, तो 10:20। घड़ी जल प्रति में 8:40 देर का है, ये 40 से 30 से ज़्यादा है, तो इसको हम किस में से घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे या 18:30 में से घटाएंगे। तो दोनों स्थिति में घटाएंगे तो उत्तर वही आएंगे, 9:50। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन है कि आने जाने का समय या सोने उठने का समय, कि मानते हैं कि कोई व्यक्ति है इस समय से इस समय के बीच में आया और फिर इस समय से उस समय के बीच में गया, तो आने का समय क्या था और जाने का वास्तविक समय क्या था। तो वहाँ एक लमसम अनुमान पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का
उत्तर क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति का किसी जगह जाने का समय, मानो स्कूल जाने का समय कि एक्स से वाई के बजने के मध्य, एक्स बजे से वाई बजे के मध्य, यानी 7 बजे से 8 बजे के बीच में आता है स्कूल, और स्कूल से वापस कब जाता है? स्कूल से वापस वहाँ स्कूल से जाने का समय कितना है? पी से क्यों, मान लो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे हैं। तो जाने का समय यानी वो स्कूल कब गया, और उस स्थान से वापस लौटने का समय क्या होगा? तो उस स्थान को जाने का समय क्या हो गया? प्रारंभिक समय बजकर, यानी जब जा रहा था उस समय में जो प्रारंभिक समय एक्स था वो बजकर 60/13 गुणा लौटने का अंतिम समय, लौटने वाले का अंतिम समय यानी ये क्यों चौथा समय। पहला समय बजकर 60/13 गुणा चौथा समय। वापस लौटते समय बात करें तो तीसरा समय बजकर लौटेगा, तो 1 से 2 के बीच में आएगा, तो जाहिर सी बात है बजेगा तो एक ही, तो ये पहला वाला समय आएगा। तो पी बजकर 60/13 गुणा ये दूसरा समय, तो ये आपका सूत्र है। तो उसको 60/13 से गुणा करना है। तो सूत्र याद रखेंगे। रवि प्रतिदिन विद्यालय जाता है कब? 8 से 9 के मध्य जाता है, और विद्यालय से वापस घर लौट कर आता है तो समय कितना हो जाता है? 2 से 3 बज जाता है। यानी 8 से 9 के मध्य विद्यालय जाता है और 2 से 3 के बीच में वो लौट कर आता है। तो रवि है विद्यालय जाता कितने समय है और विद्यालय से वापस घर कितने समय आता है, कितने बजे आता है, तो वो अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्यालय जाने का वास्तविक समय क्या हो गया? 8 से 9 के बीच में जा रहा है, तो इसकी जाहिर सी बात है 8 से 9 के बीच में ही कोई मान आएगा, तो 8 बजकर तो होगा, गुणा 60/13 तो आना ही है। अब जो समय होगा पहले के साथ में कौन सा समय आएगा? चौथा, और तीसरे के साथ में आता है दूसरा। तो जाने का समय है विद्यालय, तो 60/13 गुणा ये 3 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, 8 बजकर 13 से 11/13 आ गया। विद्यालय से वापस लौटने का समय हम देखें कि लौट कब रहा? 2 से 3, तो जाहिर सी बात है 2 से 3 के बीच में कहीं समय हो गया, यानी समय 2 बजकर कुछ होगा, तो ये 2 बजकर तो हो ही जाएगा। 60/13 गुणा यहाँ जो दूसरा पहले में जो दूसरा मान था 9, या हम कहेंगे पहले समय में जो अंतिम मान था वो यानी 9, वो हम याद कर लेंगे, उसको गुणा कर देंगे, वो मिनट माना जाएगा। इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? 2 बजकर 41 से 7/13 मिनट। तो इस समय वो घर पर लौटता है। तो ये विद्यालय से जाने का, विद्यालय आने का ये समय है, इसका सूत्र है। तो ये केवल सूत्र से ही होने वाला है, अन्य इसकी कोई विधि नहीं है। अब देखें अलार्म बजने से संबंधित प्रश्न देखें। तो अलार्म से बजने वाले समय हम प्रश्न देखें कि कैसा हो सकता है कि पहला कि जब x बार अलार्म बजने का समय पी दिया गया है, x बार अलार्म समय का समय x बार अलार्म बजने का समय देर का पी, तो y बार की अलार्म बजने का समय क्या हो गया कि 10 बार अलार्म बजने में 15 सेकंड लगता है, तो 5 बार अलार्म बजने में कितना समय लगेगा, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो x बार अलार्म बजने का समय का अर्थ क्या हुआ? अंतराल कितने होंगे? उसमें से एक कम करना है, x - 1 समय अंतराल। तो इस प्रकार x - 1 समय अंतराल में समय कितना लग रहा है? p। तो एक समय अंतराल में कितना समय लगेगा? तो x - 1 हम इसमें भाग दे देंगे, और फिर y बार बजेगा, मतलब y - 1 समय अंतराल में कितना समय लगेगा, उस तो y - 1 को गुणा कर देंगे। तो p जो दिया गया समय है उसमें से जो पहली बार कितनी बार बज रहे हैं उसको तो भाग देना है, और दूसरा पूछा है कि इतनी बार बजना है, कितने बजेंगे, तो उसको क्या करना है? गुणा करना है। x बार बज रहा था तो x - 1 का भाग दे दिया, और y बार कितने समय बजेगा तो उसको y - 1 से घटा देंगे। प्रश्न समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे एक क्यों घटाया गया है, तो वो भी आपको यहाँ समझ में आने वाला है। तो एक अलार्म घड़ी है 15 बार बजने में कितना समय लगाती है? 28 सेकंड का समय लगाती है। तो एक बार बजने में कितना समय लगेगी? तो हम देखें 28 बार, 15 बार बजने में 28 सेकंड लगाती है। तो यहाँ एक जो हमने घटाया वो यहाँ से समझेंगे कि जब पहली बार बजती है घड़ी
तो उसमें कोई समय नहीं लगता है, इसलिए हम वो एक हमेशा घटा लेंगे कि घड़ी पहली बार बजी तो उस समय कितना समय लगा है, तो कोई समय नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट बार जो बजेगी उसमें समय लगेगा, तो जितनी बार बज रही है उसमें से हम एक घटा लेंगे। तो यही कारण था कि x-1 लिया, y-1 लिया। तो 15 बार बज रही है, इसका मतलब कितना है, समय अंतराल कितना हो गया, 14 समय अंतराल हो गया। यानी एक बार तो बज गया, 14 बार और बजेगी, और 14 बार और बजेगी, उसमें समय कितना लगेगी, 28 सेकेंड। तो 14 समय अंतराल में कितना समय लगेगा, 28। तो एक समय अंतराल में 14/28 यानी 2 रह जाएगा। और फिर पूछ रहा है कितना, 8 बार बजे। 8 बार मतलब कितना है, एक बार तो बच गया, अब और कितनी बार बजेगी, 7 बार। तो 7 समय अंतराल में अब कितना समय लगेगा, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, तो 14 सेकंड का समय लगेगा। सूत्र में हम देखें तो 28 समय देखा है, x माइनस यानी 15-1 और y-1 यानी 8-1, तो उसको भी हम सॉल्व करें तो वही उत्तर आने वाला है। सेल्फ टेस्ट में भी ऐसा प्रश्न दे रखा है, आप उसको सॉल्व करें और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अलार्म का बजना और अलार्मों का योग की उदाहरण दे रखा है। यदि एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, ऐसे ही अगर आगे बजती हैं तो 10 बजे कितनी बार बजेगी, 10 बजे कितनी बार बजेगी तथा 10 बजे तक कितनी बार बजेगी। तो 2 प्रश्न आगे, 10 बजे कितनी बार बजेगी, 1 घंटे में 1 बार बज रही है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 10 घंटे में 10 बार बजेगी। तो सीधा सा उत्तर यहाँ ये कि 10 बजे वो 10 बार बजेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि 10 बजे तक कितनी बार बजेगी, यहाँ भी है कि 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार बजी, 10 बजे तक टोटल कितनी बार बज गई, यहाँ योग ज्ञात करना है। तो यहाँ वो SN सूत्र, समांतर श्रेणी की जो सूत्र है वो योग का सूत्र हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ हम सीधा देखें, हम सीधा जोड़ भी सकते हैं। तो 1 से 10 तक की जो संख्या उनको जोड़ दो, या n संख्या होगा n बार बजने का योग, n संख्याओं का तक योग, 10 तक की संख्या योग क्या होगा, n + 1/2, 10 10 + 1/2, 10 गुणा 11/2, 10 से 10 कट गए 5, 2 से 5 बार कट गए 11 5 55 बार। तो 10 बजे तक टोटल कितनी बार बजेगी, 55 बार बजेगी। तो ऐसा प्रश्न भी सेल्फ टेस्ट में दिया हुआ है। अब आता है सही समय ज्ञात करना, कि कहीं कन्फ्यूजिंग स्थिति है तो उसमें सही समय कैसे ज्ञात किया जाए। ऐसा प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आता है। यदि एक विद्यालय का चपरासी 9:50 पर है, विद्यालय पहुंचता है, और प्रिंसिपल है वो चपरासी के आने के 20 मिनट बाद आता है, और उसको रियलाइज होता है और बोलता है कि आज मैं 40 मिनट लेट हो गया। यानी चपरासी से 20 मिनट बाद में आया और कह रहा 40 मिनट लेट हो गया। इसमें मतलब क्या हुआ, चपरासी से 20 मिनट पहले वास्तविक समय था, और 20 मिनट पहले मतलब कितना है, चपरासी 9:50 आया तो वास्तविक समय कितना हो गया, 9:30 हो गया। तो विद्यालय खुलने का जो सही समय वो क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया होता है, उसको देखते हैं। उस निश्चित समय में लेट आने या जल्दी आने वालों का समय है वो प्लस माइनस से कर देते हैं। तो हम देखते हैं चपरासी विद्यालय आता है 9:50 पर, प्रिंसिपल आता है चपरासी से 20 मिनट बाद में, तो कितना है 10:10 पर, और वो कहता है कि मैं लेट हो गया, कितना लेट हो रहा है 40 मिनट। तो 10:10 में से 40 घटाएं तो कितना रहेगा समय, तो 9:30। और अब ये पूछ ले कि चपरासी कितना मिनट लेट आया, तो चपरासी 9:50 आया, और वास्तविक समय कितना था, 9:30 था, तो वो भी कितना लेट आया, 20 मिनट लेट आया। तो इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। आगे एक सरल रेखा में भी हम कर सकते हैं। यहाँ चपरासी 9:50 पे आया और उसके 20 मिनट बाद में ये प्रिंसिपल आ रहा है, तो प्रिंसिपल 20 मिनट बाद में आए तो 9:50 से 10 बज गए, 20 मिनट, ये 20 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए तो कितना 10 हो जाएगा। अब वो 10 पर वो कह रहा है कि 40 मिनट लेट है, तो इसमें मतलब इसमें 40 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 9:30 आ जाएगा। तो ये वास्तविक समय आएगा। स्कूल विद्यालय खोलने का सही समय ये था, और 84 मिनट कितना लेट आ गया, इसका अंतर देख लेंगे, वो 84 का लेट आने का समय हो जाएगा। आगे हम देखें LCM आधारित है अलार्म बजने के प्रश्न, कि कुछ घड़ियां दिए गए समय अंतराल में बजती है और पुणे कितने समय बाद एक साथ बजेगी और एक निश्चित समय में कितनी बार बजेगी। ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2 तरह के प्रश्न हैं। तो देर का ही 5 घड़ियां एक साथ बजने के बाद एक साथ बजती है, फिर एक निश्चित समय अंतराल के बाद में वो सारे बजती है। तो पहली घड़ी बजती है 2 सेकंड बाद में, फिर दूसरी 4, तीसरी 6
8-10 सेकंड के अंतराल में ये पांचों घड़ियां बजती है। तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी, पुनः एक साथ कितने समय बाद में बजेगी, और दिए गए समय यानी 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी, तो ये भी हमें याद करना है। तो ऐसे प्रश्नों में, समय अंतराल वाले ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जो समय अंतराल दे रखा है उसका हमें क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने की विधि आशा करता हूँ आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आप ऐसे देंगे। उसमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, पहले 2 का भाग देंगे, सब में चला जाए पूरा पारा, और 2 का कंप्लीट होने के बाद हम फिर 3 का देंगे, 3 का कंप्लीट होने के बाद 5 का देंगे। ऐसे हम बढ़ते हुए अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाएंगे। अंत में फिर जो इधर जो आ रहे हैं उन सभी को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, वो एलसीएम हो जाएगा। और वही अपना क्या होगा कि इतनी बार वो वास्तव में बजेगी घड़ियाँ। तो एलसीएम देखेंगे कितना आया, इतने समय बाद में वापस बजेगी। जो एलसीएम आया वो क्या दिखाएगा कि इतने समय बाद में वापस बजेगी। तो टोटल घड़ियाँ हैं वो एलसीएम कितना आया, 24 गुणा 5 120 सेकंड, 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। तो एक बार बजने के बाद में वो 2 मिनट बाद में या 120 सेकंड बाद में पुनः एक साथ बजेगी। इसके बाद में वो पूछ रहा है कि 30 मिनट में वो घड़ियाँ कितनी बार बजेगी। तो हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में है, 1 मिनट में कितनी बार बज रही है, 2 मिनट में वो एक साथ बजेगी। तो जाहिर सी बात है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 मिनट बार। परंतु वो एक बार पहले बज चुकी है तो वो एक साथ में जुड़ेगा। यहाँ बहुत बार हम क्या करेंगे, एक जोड़ना भूल जाते हैं और उत्तर गलत कर बैठते हैं। तो एक बार तो पहले बज चुकी है, अब 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15 बार। तो 15 और 1 16 बार, टोटल कितनी बार हो गया, 16 बार। यहाँ ये ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी सी चूक हो जाती है और हम गलत कर बैठते हैं। और ऑप्शन में 15 मिल भी जाता है, एक कम वाला वो हमेशा मिल ही जाता है। हम चूके और ऑप्शन में उतरा है, हम उसमें भ्रमित हो गए, उत्तर वो कर बैठते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर देखें। उसमें मैं आपके लिए एक घड़ी से संबंधित सेल्फ टेस्ट है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, और साथ में उसके आंसर की भी डाल रहा हूँ। आप उन दोनों पीडीएफ फाइलों को आप देखें, पहले सेल्फ टेस्ट वाली पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें, उससे अपना टेस्ट करें, आंसर उत्तर निकालें, और फिर उन उत्तरों को जो आंसर की डाल रहा हूँ उससे अपने चेक करें, देखें आपने कितना सही किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।